चलिए नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। ये क्लास 10 का रसायन का पहला चैप्टर है और हम अभी केमिस्ट्री या फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा दिए हैं और यहाँ तक कि त्रिकोणमिति भी पढ़ा दिए हैं। और आज हम आप लोगों को रसायन का पहला चैप्टर है, वह है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम आज ये आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं और हम आप लोगों को इतनी एकदम सरल भाषा में पढ़ाएंगे कि एक बार में आपको याद हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए देखते हैं तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। सबसे मेरा पहला टॉपिक है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? हम आसपास जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं और जितनी भी वस्तुओं का यूज करते हैं वह सब एक या एक से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलने से क्या होता है, बना हुआ है। और ये सभी वस्तुएं जो होती है रासायनिक संयोग करके ही एक नए यौगिक का क्या करती है, निर्माण करती है। बिना यौगिक का निर्माण किए कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं होता है। तो चलिए आज हम आप लोग को इसी के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो मेरा सबसे पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो कह रहा है कि कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख रहे हैं कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो गुण होगा वह कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों से क्या होगा, बिल्कुल अलग और भिन्न होगा। तो करें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके जब एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, ये जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होता है, प्राप्त होता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ हमें प्राप्त होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। यानी इसमें कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, रासायनिक संयोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अतः यह क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है, अतः यह क्या है, प्रतिफल है। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होता है, अभिकारक और प्रतिफल। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थों को क्या कहते हैं, हम लोग प्रतिफल कहते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता। यानी कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसकी पहली विशेषता है गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें किसी न किसी प्रकार की गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे इसी को ले लीजिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार की गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे मान लिया जाए यदि हम जिंक की अभिक्रिया HCl से करा दें तो इसमें भी ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2 बनाएगा और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त होगा। क्या होगा, मुक्त होगा। तो यह भी जो है क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। दूसरा होता है अवक्षेपण। दूसरा होता है अवक्षेपण या अवक्षेप का बनना। क्या होता है, अवक्षेप का बनना। क्या होता है, अवक्षेप का बनना।
तो बहुत सारी ऐसी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी प्रकार के अवक्षेप का क्या होता है बनता है। जैसे यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की प्रतिक्रिया यदि सोडियम क्लोराइड से करा दें, किसकी अभिक्रिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की अभिक्रिया यदि सोडियम क्लोराइड से करा दें तो ये सिल्वर क्लोराइड AgCl प्लस NaNO3 बनाएगा। तो सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होगा। तो बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कभी न कभी किसी प्रकार का अवक्षेप क्या होता है, प्राप्त होता है। तीसरा है रंग परिवर्तन। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। तीसरा क्या है, रंग परिवर्तन। तो रंग परिवर्तन का मतलब बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उसके रंग में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। जैसे अगर पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है नीला होता है, लेकिन उस पर यदि हम नींबू डाल दें तो उसका धीरे 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 जो बैगनी कलर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर बैगनी होता है और उसका बैगनी कलर नींबू डालने से धीरे धीरे क्या होता है, गायब हो जाता है। तो अभी कुछ बहुत सारे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है वह रंग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। और तीसरा के बाद चौथी जो विशेषता है, चौथी विशेषता अवस्था परिवर्तन। कौन सी विशेषता है, अवस्था परिवर्तन। यानी बहुत सारे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे मान लिया कार्बन यहाँ ठोस है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। या मोमबत्ती को गर्म करते हैं तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे भौतिक अवस्था में क्या आ जाता है, परिवर्तन आता है। लेकिन ठोस, द्रव, गैस ये अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और पांचवी जो है ऊष्मा में परिवर्तन। कौन सी परिवर्तन है, पांचवा ऊष्मा में परिवर्तन। ऊष्मा में क्या है, परिवर्तन होता है। यानी बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा में परिवर्तन होता है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिस अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा दिया जाता है, और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का क्या होता है, उत्पन्न होता है। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और बहुत सारा क्या देगा, ऊष्मा देगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की उत्पत्ति होती है उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। और वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिस अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है या ऊष्मा को अवशोषित करती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है जिसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है, या तो ऊष्मा उत्सर्जित होता है या उस अभिक्रिया को कराने के लिए बाहर से ऊष्मा क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो आइए अगला जो पॉइंट है वह है रासायनिक समीकरण। तो हम मानते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, अगर मान लीजिए हमारा यहाँ क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन, और ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो हम कार्बन का संकेत, कार्बन का यहाँ हम संकेत थोड़ा लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कार्बन का संकेत क्या होता है, C, और ऑक्सीजन का अणुसूत्र क्या होता है, O2। इस तरह से क्या लिख सकते हैं, CO2। तो यह रासायनिक क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, और यह क्या हुआ, रासायनिक समीकरण हुआ। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आइए आप लोग को बताते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है और रासायनिक समीकरण का क्या उपयोग है। हम इसकी चर्चा जो है, चलिए अब आते हैं, हम लोग बताते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। अभी आपको बताए हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा जस्ट बताए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम है
कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को समीकरण के हम लोग बाईं ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? समीकरण के बाईं ओर लिखते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जितना भी पदार्थ है उसको समीकरण के कहाँ लिखते हैं? बाईं ओर लिखते हैं। दूसरा चीज है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ एक या एक से अधिक हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ एक या एक से अधिक हो, तो उसके बीच में प्लस का धन का, किसका? प्लस का धन का क्या करते हैं? निशान। जैसे मान लीजिए सी या प्लस O2 तीर का निशान बना CO2, या CO3 तीर का निशान CaO प्लस CO2। तो इसमें जो ये बाईं ओर है ये अभिकारक है और यह अभिकारक एक से अधिक है, तो इसके बीच में किसका निशान देते हैं? धन का निशान देते हैं। तीसरा निशान है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? समीकरण के किस ओर लिखते हैं? दाईं ओर लिखते हैं। और इसका चौथा नियम है कि यदि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ एक से अधिक हो, इसमें कितना है? 2 है, एक से क्या हो? अधिक हो, तो उसके बीच में हम लोग किसका निशान देते हैं? धन का क्या करते हैं? चिन्ह देते हैं। और पांचवा नियम ये है कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए अभिकारक और प्रतिफल को दोनों को अलग अलग दर्शाने के लिए उसके बीच में तीर, किसका? उसके बीच में तीर यानी एरो का क्या करते हैं? चिन्ह देते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखना हो तो अभिकारक और प्रतिफल को अलग अलग लिखने के लिए हम लोग तीर चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से किसी भी रासायनिक समीकरणों को लिखने के ये कितने नियम होते हैं? 5 नियम होते हैं। अब आगे आपको पता है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? रासायनिक समीकरण 2 प्रकार का। एक होता है संतुलित, एक होता है संतुलित और दूसरा होता है असंतुलित। दूसरा होता है असंतुलित। तो संतुलित किसको कहते हैं? कह सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो, उसको हम संतुलित। जैसे इसको लेते हैं, ये कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, इसमें दोनों तरफ अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे कैल्शियम एक है, यहाँ कैल्शियम एक है, कार्बन एक है, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन 3 है, यहाँ 1 और 2 3 है, यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या है? बराबर है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। अब दूसरा कह रहे हैं कि असंतुलित समीकरण, तो लिख सकते हैं कि रासायनिक वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर न हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंसर। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं H2 और प्लस Cl2, फिर का निशान लिख देते हैं HCl। इसमें दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे मान लिया हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, इधर हाइड्रोजन के 1 परमाणु है और क्लोरीन के भी 1 परमाणु, यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए ऐसे समीकरणों को हम लोग क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। अब आते हैं, अब हम आप लोगों को बता रहे हैं कि रासायनिक समीकरणों को लिखने से क्या फायदे हैं। रासायनिक समीकरण लिखने से बहुत सारा क्या है? फायदा। अब ये बताते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या फायदे हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखना का पहला फायदा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करना एकदम आसान होता है और उससे समय, कागज, स्याही की क्या होती है? बचत होती है। जैसे हमें लिखना हो C+O2CO2, तो इसे लिखने के लिए इसे निरूपित करना भी क्या होता है? आसान होता है, और इसे स्याही, कागज और समय सबकी क्या होती है? बचत होती है। दूसरा फायदा ये है
कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमें कितने अभिकारक की आवश्यकता होती है, इसकी गणना सही हो जाती है। यानी हमें कितना प्रतिफल प्राप्त करना है और कितना उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए कितना अभिकारक हमें लेना पड़ेगा, इसकी सही क्या होती है, जानकारी होती है। या जैसे मान लो यहाँ H2 प्लस Cl2 लिखते हैं और यहाँ 2HCl लिखते हैं, तो हम ये भी बता सकते हैं कि हम कितना प्रतिफल लेते हैं, उस प्रतिफल से कितना अभिकारक लेते हैं, उस अभिकारक से हमें कितना प्रतिफल प्राप्त होगा, या कितने प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमें कितना अभिकारक का द्रव्यमान लेना पड़ेगा या कितना अभिकारक लेना पड़ेगा, इसकी हमें सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा फायदा ये है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में पूरा विश्व जो होता है एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों या अणु सूत्रों का प्रयोग करता है, जिससे रसायन शास्त्रियों को रसायन के अध्ययन करने में काफ़ी सुविधा होता है। तो ये है हमारा 3 जो फायदे होते हैं, और रासायनिक समीकरण लिखने के 3 फायदे होते हैं। अब चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त हो सकती है, यानी रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या हैं। जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे एक समीकरण का एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक समीकरण का हम निकाल लिया है, उदाहरण लिया है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से हमें क्या सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो है रासायनिक समीकरण में सबसे जो पहला सूचना प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है कि रासायनिक समीकरण अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के सही परमाणुओं की संख्या का जानकारी देता है। जैसे इसे लेता है कार्बन 1 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 1 अणु है। तो रासायनिक समीकरण लिखने से ये फायदा है कि अभिकारक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों के सही परमाणुओं की जानकारी हमें मिल जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अभिकारक और प्रतिफल के संकेत और सूत्रों की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक और प्रतिफल के सही संकेत और अणु सूत्रों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तीसरा फायदा ये है कि तीसरा फायदा है कि अभिकारक के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना सही हमें की जाती है। यानी ये दोनों तरफ अगर हम परमाणु द्रव्यमान की गणना करें तो यहाँ कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूना 32 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। दोनों तरफ ये अभिकारक के दोनों तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना सही हो जाती है। चौथा फायदा ये है कि प्रतिफल के भी अणुओं के द्रव्यमानों की सही जानकारी हमें रासायनिक समीकरण लिखने से मिल जाती है। अगर इसी को हम ऐसे लिख देते, हम कार्बन और प्लस का लिख देते ऑक्सीजन, तो हमें पता नहीं चलता कार्बन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, कार्बन का कितना द्रव्यमान होगा, ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान होगा, इससे जानकारी हमें नहीं मिलती। तो रासायनिक समीकरण लिखने से इसकी सही जानकारी हमें मिल जाती है। पांचवा फायदा है कि रासायनिक समीकरण लिखने से कौन से पदार्थ का कितना मोल उपयोग हुआ है और कितना मोल हमें प्राप्त हुआ है, इसकी भी जानकारी हमें सही मिल जाती है। यानी प्रत्येक तत्वों के मोलों की संख्या की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है। और छठा फायदा है कि यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है तो गैसीय अवस्था में उसका कितना आयतन लिया गया है, इसकी भी जानकारी हमें सही मिल जाती है। जैसे किसी पदार्थ को गैसीय अवस्था में 1 मोल लिया जाए, कितना मोल लिया जाए, 1 मोल लिया तो होता है उसका 22.4 लीटर के बराबर होता है। यानी 1 मोल गैसीय अवस्था में 1 मोल का आयतन जो होता है वह 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में संयोग कर रहा है, संयोग करके कितने अणु का निर्माण कर रहा है, उसका कितना मोल है, कितना आयतन है, इसकी भी जानकारी जो है हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है। इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो हमें जानकारी नहीं मिलती है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को लिखने से हमें बहुत सारी चीज़ों की मिलती है, जानकारी मिलती है। और आप लोग को हम अगली वीडियो में बताएंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे दूसरों को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरों को ये फायदा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोग दूसरे मित्रों को जरूर शेयर करें
और उस वीडियो को देखने के हम जानते हैं आप लोग सही चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपको वो चीज़ पुनः दोबारा क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आप उसे अच्छी तरह से समझ सकेंगे और याद कर सकेंगे और परीक्षा में बेहिचक के आप लोग प्रश्नों का क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।